अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हमारा एंशिएंट इंडिया का थर्ड लेक्चर जो आज हम डिलीवर करेंगे। तो आज 12 जून है, जिसको हम 2020 को हम ये लेक्चर डिलीवर करने जा रहे हैं। जो आज के हमारे मेनली टॉपिक्स होंगे जो हम डिस्कस करेंगे, वो फर्स्ट टॉपिक होगा महाजनपद पीरियड, जो जिसका टाइम पीरियड है 600 BC से लेके 323 BC। और जो सेकंड हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, इवन कि कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। इसमें डेफिनेटली दो से तीन क्वेश्चन डेफिनेटली हर एग्ज़ाम में आ जाते हैं। तो आपको इस लेक्चर को बहुत ही ब्रीफली और बहुत ही ध्यान से सुनना है। और जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है मेरी, वो आज कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठना, क्योंकि जो फैक्ट्स होंगे अगर आप नोट नहीं करोगे तो फिर कुछ दिनों बाद भूल जाओगे, फिर दोबारा एग्ज़ाम में नहीं कर पाओगे। तो इट्स अ रिक्वेस्ट, पहले कॉपी पेन लेके बैठना ज़रूर। तो हम आज डिस्कस सबसे पहले करेंगे अपना महाजनपद पीरियड। तो महाजनपद पीरियड की स्टार्ट कैसे हुई, एक बार मैं आपको अपने जो पहले के 2 लेक्चर हैं उनको रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे हमने जो फर्स्ट लेक्चर किया था उसमें हमने देखा था कि एंशिएंट इंडिया में ओरिजिन कहाँ से हुआ, उसके बाद जो एज आई पैलियोलिथिक स्टोन एज थी, स्टोन एज में क्या हुआ, उसके बाद देखिए वैदिक पीरियड आया, इंडस वैली सिविलाइजेशन आई। तो स्टोन एज में जो ह्यूमन था वो फॉरेस्ट में रहता था, फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट होती गई, वो एग्रीकल्चर की तरफ प्रमोट होने लग गया और सिटीज़ में रहने लग गया। और एक इंडस वैली सिविलाइजेशन आई उभर के, जो एक बहुत ही मॉडर्न सिविलाइजेशन थी, जिसमें ग्रेनरीज मिली हैं, ग्रेट बाथ मिले थे, और हमने डिफरेंट लोकेशन डिस्कस की थी, लाइक हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, धोलावीरा, ये इंपॉर्टेंट टाउन्स हमने डिस्कस किए थे इसके बाद हमने वैदिक पीरियड डिस्कस किया था। जो वैदिक पीरियड में हमने देखा था कि उसके मिड में 1000 BC में आयरन की खोज हुई थी, तो वहाँ से आयरन एज स्टार्ट हुई थी। तो हमने 2 लेटर वैदिक पीरियड, जो अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड में हमने डिफरेंस डिस्कस किया था। जैसे कि जो लेटर वैदिक पीरियड था उसमें जो इकोनॉमी पहले की पेस्टोरल इकोनॉमी से एग्रीकल्चर इकोनॉमी में शिफ्ट हो गई थी, और जो गॉड थे वो नेचुरल गॉड से लेके जो ब्राह्मणिकल गॉड थे, ब्रह्मा विष्णु महेश, वहाँ पे चली गई थी हमारी। और जो इकोनॉमी थी, जो पहले मतलब काऊ की फॉर्म में इकोनॉमी होती थी हमारी, काउज, इन चीज़ों को ही अपने इकोनॉमी का वो माना जाता था। फिर धीरे धीरे उभर के क्या होने लगे, ट्रेड वगैरह स्टार्ट होने लग गया। और जो पॉलिटी की अगर हम बात करें, जो हमारे जन ग्राम थे वो धीरे धीरे राष्ट्र्स में कन्वर्ट होने लग गए थे, किंगडम्स में कन्वर्ट होने लग गए थे। तो फिर हमारा जब किंगडम्स में कन्वर्ट होने लग गए तो बड़े किंगडम्स निकल के आए। तो फिर लास्ट 18वीं महाजनपद पीरियड आया, जो हम डिस्कस करेंगे अभी। जो महाजनपद पीरियड था मेनली, वो 16 महाजनपद, जो इंडिया था मेनली 16 महाजनपद में डिवाइड हो गया था। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि पहले छोटे छोटे ग्राम थे और छोटे छोटे उसमें लोग टाउन्स में रहते थे। बट क्या हुआ, ये किंगडम्स कहाँ से उभर के आए? जैसे ही हमें पता है कि मेटल की इन्वेंशन हुई, मेटल की इन्वेंशन के साथ क्या हुआ कि एग्रीकल्चर में लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हो गए, और एग्रीकल्चर के साथ साथ फिर लोगों को रिसोर्सेज का पता चल गया। और मेनली जो जनपद का रीज़न माना जाता है वो है टैक्सेशन सिस्टम। देखो, पहले वैदिक पीरियड में हमने टैक्सेशन इतना नहीं पढ़ा, कि टैक्सेशन लेटर वैदिक में थोड़ा लिटिल बिट स्टार्ट हो गया था, बट इतना नहीं हुआ था टैक्सेशन की बहुत ज़्यादा। हर एक चीज़ वो गिफ्ट्स की फॉर्म में वॉलंटरी, कुछ वॉलंटरी टैक्स भी होता था, जिसको बाली भी कहा जाता था वैदिक पीरियड में। बट अभी जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा, मतलब जो किंग्स थे वो बहुत ज़्यादा टेरिटरी ओरिएंटेड हो गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर होने लगी थी। एग्रीकल्चर से रिवेन्यू मतलब रिच, तो उनका टेरिटरी की तरफ बहुत ज़्यादा, लैंड की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान हो गया था। और बहुत सारा अपना जो किंगडम थे, सारे अपना किंगडम को चाहते थे कि उनकी टेरिटरी ब्रॉड हो और ज़्यादा टैक्स करके वो ज़्यादा हो। तो मेनली उस टाइम का इंडिया जो 16 जनपद से उनमें डिवाइड हो गया था। अगर मैं आपको बताऊं वो 16 जनपद कौन कौन से थे, जैसे अंगा हो गया, मगधा हो गया, अवंती, कोशाला,
तो ये ऐसे करके 16 जनपद में जो पूरा टोटल टेरिटरी है वो डिवाइड कर दी गई थी। बट इसमें 16 जनपद में कुछ मेन जनपद हैं जो 4 पावरफुल थे, मैं उनके बारे में आपको डिस्कस करूँगा। सबसे जो पावरफुल जनपद था उस टाइम का निकल के आया इन 16 में से मगध। जो मगध था वो एक बहुत ही पावरफुल जनपद वहाँ उस टाइम पे निकल के आया। कोशाला, अवंती, और जो फोर्थ वन था वत्सा। तो एट लास्ट हम देखें कि 16 जनपद के बाद ये 4 जो जनपद थे ये मोस्टली पावरफुल जनपद उभर के आए। तो हुआ क्या, अब ये 4 में आपस में बहुत ज़्यादा मतलब टकराव हुआ टेरिटरी का, कि ये चाह रहे थे कि सब अपनी टेरिटरी बढ़ाने के चक्कर में लगा हुआ था। तो मोस्टली इन चारों की उसके बाद वॉर भी हुई, जो फाइट्स भी हुई। तो इनमें सबसे पहले मगध का राइज हुआ उसके बाद। तो मगध एक जो सुप्रीम पावर निकल के आया यहाँ से, इन चारों में से। तो जो राइज ऑफ मगध है अब हम उसको डिस्कस करेंगे कि जो मगध का जो राइज हुआ, मगध के राइज के क्या जैसे क्या कारण थे मगध के राइज के इसमें। तो कुछ स्पेसिफिक फैक्टर्स थे जो मगध जिसकी वजह से मगध का राइज हुआ। उस टाइम पे जो बहुत ही ज़्यादा जो आयरन के रिसोर्सेज हैं, आयरन के रिसोर्सेज मगध में पाए गए। तो आयरन के रिसोर्सेज जहाँ पे थे तो वहाँ पे एग्रीकल्चर ज़्यादा थी, वहाँ का रीजन रिच होगा। तो एक तो फर्स्ट जो चीज़ है कि जो आयरन रिसोर्सेज थे वो मगध की जो कैपिटल थी राजगृह, जो मगध की कैपिटल राजगृह में उसके सोर्सेज पाए गए थे। तो इसलिए एक तो ये फर्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट रीज़न इसका बनता है। दूसरा जो मगध की जो टेरिटरी थी, अगर मैं टेरिटरी की बात करूं तो जो इंडिया का जो गैंगेटिक प्लेन है, मिडिल गैंगेटिक प्लेन में उसकी टेरिटरी आती थी। यहाँ पे जो एलुवियल सॉइल है बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल लैंड था। तो फर्टाइल लैंड होने की वजह से क्या था, फर्टाइल लैंड होने की वजह से बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर वहाँ पे लैंड में होती थी। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज आगे टैक्सेस में डिवाइड होते गए। तो इकोनॉमी रिच होने की वजह से वहाँ पे पॉलिटी भी रिच होगी। और जो थर्ड और बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है ये भी कि जो उनकी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन थी, जो मगध के टाइम पे मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन थी वो स्टैब्लिश हो गई थी। इवन कि और किंगडम्स भी मिलिट्री में अपने हॉर्सेस वगैरह का, चैरिट्स वगैरह का यूज़ करते थे। बट अगर मैं बात करूं मगध ये एक फर्स्ट था जिसने अपने उसमें एलिफेंट का यूज़ किया था। एलिफेंट का यूज़ करने वाला मगध एक फर्स्ट किंगडम था। तो फ्रेंड्स ये हमने डिस्कस कर लिया कि मगध की जो रीजंस हैं इसके मगध के उभरने के और राइज होने के। तो आफ्टर इसमें जैसे मगध राइज हुआ तो मगध के अगर मैं सबसे शक्तिशाली किंग की बात करूं तो वो कौन था, वो हरंक्या डायनेस्टी का बिंबिसार था। वो हरंक्या डायनेस्टी का बिंबिसार था। तो हम अभी इसमें हरंक्या डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा हरंक्या डायनेस्टी। जो हरंक्या डायनेस्टी का अगर मैं टाइम पीरियड की बात करता हूँ दोस्तों, तो हरंक्या डायनेस्टी का टाइम पीरियड स्टार्ट होता है 544 BC से 412 BC तक। और जैसे कि हमने डिस्कस किया इसका जो फर्स्टली जो बिंबिसार है इनका, जो मैंने बोला कि मगध का सबसे पावरफुल जो एक किंग उभर के आया था वो बिंबिसार था। और बिंबिसार का टाइम पीरियड था इसमें 544 BC से लेके 492 BC तक।
तो जो शक्तिशाली किंगडम था बिंबिसार, इसके बारे में हम कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे, जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उसमें हम ये कर सकते हैं कि जो बिंबिसार था वो गौतम बुद्धा का कंटेम्प्रेरी था। कंटेम्प्रेरी क्या होता है दोस्तों, जैसे कि गौतम बुद्धा का जो टाइम है तो उस टाइम पे ही बिंबिसार एग्जिस्ट करता था, जिस टाइम पे बुद्धिज्म था और गौतम बुद्ध जी आए थे। तो बिंबिसार क्या था, गौतम बुद्धा का कंटेम्प्रेरी। ठीक है। और जो दूसरा पॉइंट अगर हम डिस्कस करें इसमें, बिंबिसार एक बहुत ही शक्तिशाली राजा था। तो इसने क्या किया था, इसने जो कुशालास थे, लाइक हमने किंगडम में डिस्कस किया था, जो 4 वो आए थे, जो कुशालास थे, कुशाला किंग था, तो उसकी जो सिस्टर थी उससे शादी करी थी, जिसके बदले में इसको काशी दहेज में मिल गया था। तो इसकी टेरिटरी, अब काशी भी इसके एरिया में टेरिटरी में शामिल हो गया। और इसने एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन था अंगा। अंगा भी एक किंगडम था, जो बिहार वाला एरिया, अगर मैं कहूँ कि बिहार वाला एरिया इसमें कवर होता है अंगा में, तो अंगा को इसने कॉन्कर किया था, अंगा को भी इसने जीत लिया था। और इसके बाद जो एक क्वेश्चन भी कई बार आता है कि इसके राज्य में एक फिजिशियन था जीवाका, एक जीवाका नाम का फिजिशियन था। ये एक फिजिशियन था जिसने इसने उज्जैन भी भेजा था। जो उज्जैन के जो राजा थे उनको जॉन्डिस हो गया था, उज्जैन के राजा के जॉन्डिस के इलाज के लिए इन्होंने अपने फिजिशियन जीवाका को भेजा था। ये भी बहुत टाइम में आ जाता है। तो दोस्तों, जो मैं आज ये छोटी छोटी बातें डिस्कस कर रहा हूँ, या तो ये एक अभी पास्ट में क्वेश्चन का पार्ट होगा, या फिर कहीं ना कहीं फ्यूचर में किसी भी क्वेश्चन का पार्ट हो सकता है। तो आपको प्लीज़ ये चीज़ें ध्यान से नोट करनी है और ये लेक्चर बड़ी प्यार से सुनना है। तो उसके बाद मैं बात करता हूँ इनके जो फर्स्ट किंग था। ये अगर मैं बात करूँ, इनका जो बिंबिसार था वो एक ऐसा फर्स्ट किंग था जिसने आर्मी स्टैब्लिश की थी। अब क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसा फर्स्ट किंग कौन है जिसने अपनी आर्मी स्टैब्लिश की है, वो हरंक्या डायनेस्टी से बिलोंग करता है, तो वो बिंबिसार था। अगर मैं बात करता हूँ इसके बाद, इसने जो सिटी थी वो मेनली जो राजगृह सिटी, जो राजगृह थी वो इसने सिटी बनाई थी। और उस टाइम पे जो हरंक्या डायनेस्टी की जो मगध की जो कैपिटल थी वो भी राजगृह ही थी। अगर आपको दोस्तों थोड़ा बहुत आपने पढ़ा इसमें बुद्धिज़्म में, तो जो बुद्धिज़्म की जो फर्स्ट काउंसिल हुई थी वो भी इस टाइम पे ही जो इसमें राजगृह में ही हुई थी। और अगर मैं इसमें सेकंड जो किंग था हरंक्या डायनेस्टी में ही हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसका सेकंड किंग है उसका नाम है अजातशत्रु। जो अजातशत्रु है फ्रेंड, ये इसका बिंबिसार का ही बेटा था। अगर मैं इसके टाइम पीरियड की बात करता हूँ तो ये 492 से लेके 460 BC तक इसका टाइम पीरियड था, 460 तक ये हुआ। तो जो अजातशत्रु था, अगर हम इनके बारे में कुछ डिस्कस करें तो इन्होंने जो मगध का एम्पायर था जिसमें बिंबिसार ने ये चीज़ें ऐड की थी, आगरा जीत लिया था और कुछ काशी ऐड कर दिया था, तो इन्होंने भी कुछ टेरिटरी ऐड की थी। उनका नाम, जैसे अब इन्होंने काशी के ऊपर इनकी एक चीज़ होगी थी, जो कुशाला थे, कुशाला की बेटी के साथ इन्होंने बिंबिसार ने शादी की थी, इसकी वजह से इनको काशी दहेज में मिला था। बट इनके अपने अंकल जो थे कुशाला किंग, इनके साथ कुछ जो रिलेशन थे वो बिगड़ गए थे। तो अजातशत्रु के कुशाला के साथ रिलेशन बिगड़ने की वजह से इसने काशी पे कब्जा कर लिया था और कुछ और टेरिटरी भी जीत ली थी। तो मोस्ट प्रोबेबली एक इसने जो और एरिया था वो एरिया है अपना वैशाली। तो जो काशी और वैशाली इसने मेन कॉन्कर कर लिए थे। काशी और वैशाली अजातशत्रु ने कॉन्कर कर लिए थे उस टाइम पे। और इसने कुछ और भी इम्पोर्टेंट काम किए हैं। इसने फोर्ट बनवाया था एक राजगृह में, एक फोर्ट बनवाया राजगृह में। ये वही राजगृह है जो मगध की कैपिटल है यहाँ पे, जो मैंने डिस्कस की अभी। और जो राजगृह में फोर्ट बनवाने के साथ साथ
मैं आपको बता दूं, इसने जो अभी यहाँ पे जो मैंने बुद्धिस्ट की फर्स्ट काउंसिल, दोस्तों मैं इसमें ब्रीफ में बाद में डिस्कस करूँगा, बट आप एक बार ध्यान से सुन लो। जो बुद्धिस्ट की जो फर्स्ट काउंसिल हुई थी, फर्स्ट काउंसिल वो 583 में हुई थी। तो जो बुद्धिस्ट की फर्स्ट इसमें इनके टाइम पीरियड में 483 में हुई थी। तो जो अजात शत्रु के टाइम पीरियड पे हुई थी, आप देख सकते हैं कि ये टाइम पीरियड 483 अजात शत्रु के टाइम पीरियड का है और ये राजगृह में हुई थी। ठीक है, तो इसमें और अगर हम इसकी देखेंगे तो जो थर्ड किंग की बात करते हैं हम इसमें, ये मैं रब कर देता हूँ। जो इसका थर्ड किंग था वो उदयन था। उदयन का अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं तो उसके बाद उदयन का टाइम पीरियड था 360 से लेके इसने 340 BC तक उदयन अजातशत्रु का बेटा था। तो इसके बाद उदयन ने राज किया। और कुछ उदयन का जो इम्पोर्टेंट काम आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में आ जाता है कि उदयन के टाइम पे जो मगध की कैपिटल थी वो पाटलिपुत्र हो गई थी। पाटलिपुत्र एरिया दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो एरिया है पाटलिपुत्र का, इसको मोस्टली आज का जो पटना है वो पाटलिपुत्र में ही बोला जाता है। और अगर आपको मैं एक ज्योग्राफी का आइडिया दूं कि ये सारी जो डायनेस्टी थी, हरंक्या डायनेस्टी और मगध एम्पायर था, ये कौन से रीजन में मोस्टली फैला हुआ था, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो अपना मोस्टली ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया टोटल जिसमें पाकिस्तान भी कवर होता था, पाकिस्तान के भी कुछ एरिया कवर होते थे। जो मैं आपको बता देता हूँ इसमें, जो गंधारा और कंबा थे वो पाकिस्तान में 2 जनपद थे, बाकी ये सारा रीजन इसमें जनपद में कवर होता था। ठीक है, तो अभी हम इसको रब कर देते हैं। हाँ, अगर मैं इस डायनेस्टी के कुछ और भी जो उसके बाद रूलर आए उदयन के बाद, बट जो लास्ट रूलर था उसका नाम है नागदशक। जो लास्ट रूलर आया वो आया नागदशक। तो नागदशक था वो एक वीक रूलर था और एक अनवर्थी रूलर था। एक वीक के साथ एक अनवर्थी रूलर था। तो जो लोग थे, किंगडम के पीपल थे, जनता थी, तो उन्होंने नागदशक को हटा के शीशुंगा को इन्होंने जो उनका प्राइम मिनिस्टर था उसको इन्होंने किंग बना दिया। ठीक है, सॉरी मैं से अनाउंस होने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, मैं आपको बता देता हूँ। ये शीशुंगा को इसने दोबारा से लोगों ने नागदशक को हटा के जो इनका प्राइम मिनिस्टर था शीशुंगा, उसको इन्होंने किंग बना दिया। तो शीशुंगा के किंग बनने से क्या हुआ, शुंगा डायनेस्टी की स्थापना हुई और उसके बाद शुंगा डायनेस्टी आई। तो हम सेकंड में अब पढ़ेंगे शुंगा डायनेस्टी। आप आई होप आप सबने उतार लिया होगा। थोड़ा सा अगर किसी को उतारना है तो आप उतार सकते हो। ठीक है, शिशुनागा डायनेस्टी की स्थापना हुई। तो जो शिशुनागा थे, इनके जो शिशुनागा को मगध का किंगडम सौंपा गया, तो मगध में शिशुनागा की स्थापना हुई। ये डायनेस्टी जैसे हमने डिस्कस किया था वो 412 तक चली थी। तो ये 412 से लेके 412 BC से लेके शिशुनागा डायनेस्टी 344 BC तक चली। जो इनके फर्स्ट किंग थे वो शिशुनाग थे।
शिशुनाग एक बहुत ही अच्छे राजा थे, जो वो कैपेबल प्राइम मिनिस्टर थे, तो इसकी वजह से जनता ने उनको बनाया था। और इन्होंने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन था उस टाइम का, अवंती को किसने जीता था, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो अवंती जो मोस्ट रीजन था वो अवंती के साथ मगध की काफ़ी टाइम से लंबी बैटल चल रही थी, तो फाइनली शिशुनाग ने अवंती को मगध में मिला लिया। और इसके बाद जो शिशुनागा डायनेस्टी थी, उनके जो रूलर थे लास्ट, वो थे काल अशोक। काल अशोक रूलर थे इनके लास्ट, जिनका टाइम पीरियड 344 से जिनका टाइम पीरियड अप टू 323 तक है। ठीक है, जब 323 नहीं, बाय मिस्टेक, 344 तक, 344 बीसी तक जैसे ये शुंगा डायनेस्टी की खात्मा हो, तो काल अशोक एक इनके लास्ट रूलर थे। तो काल अशोक के टाइम पे दोस्तों एक इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ था, आपको हमेशा याद रखना है। काल अशोक के टाइम पे क्या इवेंट हुआ था, जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। क्या हुआ था? सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल किसके टाइम पे हुई थी? काल अशोक के टाइम पे। और अब हमने पढ़ा ऑलरेडी कि मगध की कैपिटल कौन बन चुकी थी? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र मगध की कैपिटल हो गई थी। तो काल अशोक के टाइम पे जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी। अगर मैं इसके टाइम पीरियड की बात करूं तो ये 383 बीसी में हुई थी, जो टाइम पीरियड शिशुनागा डायनेस्टी के अंदर ही आता है। तो काल अशोक के बाद नंदा डायनेस्टी की स्थापना हुई, जिनके जो मेनली फाउंडर थे वो महापद्मानंद थे। ठीक है, तो उसके बाद थर्ड नंबर पे होती है नंदा डायनेस्टी की। दोस्तों ये डायनेस्टी के आपको जो थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये अपने माइंड में बिठाने हैं कि जैसे सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई, मैं आपको ये सारी बता दूंगा। टोटल बुद्धिस्ट की 4 काउंसिल्स हुई थी। तो उसके बाद आती है हमारी नंदा डायनेस्टी। ये ऑर्डर भी आ जाता है आपको, जैसे कि हरंक्या डायनेस्टी के बाद नंदा डायनेस्टी आती है, जो शिशुनागा डायनेस्टी आती है। तो इससे मैं ये ऑर्डर से हमें पता क्लियर हो जाता है कि हमने सबसे पहले पढ़ा कि सबसे पहले हरंक्या डायनेस्टी आई। तो हरंक्या डायनेस्टी के जो मेनली किंग थे बिंबिसार था, उसके बाद अजातशत्रु, उसके बाद अजातशत्रु के बाद जो हरंक्या डायनेस्टी का उदयन था, उसके बाद उसके बाद नागदशक था। नागदशक के ऊपर विजय प्राप्त की थी शिशुनागा डायनेस्टी में, तो शिशुनागा बन गया। उसके बाद शिशुनाग बन गया डायनेस्टी का। फिर उसके बाद उनका काल अशोक लास्ट रूलर था। फिर आई नंदा डायनेस्टी। जो नंदा डायनेस्टी का अगर मैं टाइम पीरियड डिस्कस करता हूँ, 344 से लेके 323 तक। अगर मैं दोस्तों आपको बता दूं कि 323 में क्या हुआ था, 323 में मौर्य, चंद्रगुप्त जो मौर्य था उसका राज स्टार्ट हो गया था। मौर्यन पीरियड 323 बीसी से स्टार्ट हो जाता है। ये बीसी की बात चल रही है। तो अब नंदा डायनेस्टी का जो मैं फाउंडर था, मैंने बोला कि इनके फाउंडर का नाम था महापद्मानंदा। जो महापद्मानंदा थे, इन्होंने अपने आप को ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली राजा मानते थे, और इन्होंने अपने को कुछ 2 टाइटल भी दिए थे। इन्होंने अपने को एक टाइटल दिया था, सरब शत रंतक। और जो सेकंड इन्होंने अपने आप को टाइटल दिया, वो दिया उग्रा सेना। जो सर्वशत रंतक इन्होंने अपने आप को टाइटल दिया, इसका मतलब होता है जो क्षत्रियों में जो टॉप मोस्ट राजा हूँ मैं, तो ये इन्होंने टाइटल दिया था।
और जो उग्र सेना, इन्होंने अपने आप को टाइटल दिया था कि ये एक ह्यूज जो सेना है उसके ऑनर है, ठीक है। तो ये इन्होंने अपने आप को 2 टाइटल दिए। अभी इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि जो ये टाइटल्स हैं सर्वशतरंतक और उग्र सेना, ये कौन से राजा ने अपने आप को दिए थे? तो ये महापद्मानंदा थे, ये उन्होंने अपने आप को टाइटल दिए थे। और इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ फ्रेंड्स, तो ये इनको एक बहुत ही जो है पुराण में इनको एकरथ बोला गया है। जो पुराण में जो इनको बोला गया एकरथ, एकरथ का अर्थ होता है सोल मोनार्च, सोल यानी कि 1 मोनार्च, जो एक ही मोनार्च है। तो बोला इनको इसलिए बोला गया क्योंकि ये फर्स्ट किंग थे, जो जैसे जनपद थे इसमें किंगडम्स थे, तो एक फर्स्ट थे जिन्होंने एम्पायर बिल्डिंग करना स्टार्ट कर दिया था। तो ये एक फर्स्ट किंग थे, फर्स्ट किंग जिन्होंने एम्पायर बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया था। एम्पायर, पहले किंगडम्स थे तो इन्होंने एम्पायर बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया। कौन से किंग के टाइम पे एम्पायर बिल्डिंग की स्टार्ट हुई? जो कौन से किंग को एम्पायर बिल्डर के नाम से बोला जाता है? तो महापद्मानंदा को एम्पायर बिल्डर के नाम से बोला जाता है। तो इसमें जो सेकंड रैंक पे सेकंड नंबर पे आते हैं, तो उनको मैं बोलता हूँ जो इनके बेटे थे, इनके 8 पुत्र थे। और 8 में से जो धनानंद था इनका एल्डेस्ट था, धनानंद। तो जो धनानंद था, धनानंद एक इनका एल्डेस्ट सन था। तो धनानंद इनके बाद महापद्मानंदा के बाद धनानंद ने किंगडम गद्दी को संभाला। और धनानंद के टाइम पे धनानंद के टाइम पे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्वेजन हुआ था। वो किसका हुआ था? अलेक्जेंडर का। जो अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ था, इनको हम सिकंदर भी बोलते हैं। ये आए थे 326 BC में। तो इनका इन्वेजन धनानंद के टाइम पे अलेक्जेंडर का हुआ था। और ये लास्ट ही रूलर थे, जो लास्ट किंग थे इसके नंदा डायनेस्टी के। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य, जिनको चाणक्य जिनके गुरु थे। तो चाणक्य ने धनानंद ने चाणक्य की काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती की थी। तो धनानंद से बदला लेने के लिए उन्होंने चंद्रगुप्त को तैयार किया और चंद्रगुप्त को धनानंद के सिंहासन पे लास्टली फाइनली बिठाया। तो इसके बाद मौर्य डायनेस्टी की स्थापना होती है। बट दोस्तों मौर्य डायनेस्टी हम कल पढ़ेंगे, तो हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? तो मौर्य डायनेस्टी के इसी पीरियड की मैं अगर सेम टाइम पे बात करूं, इसी टाइम पे ये नॉर्थ इंडिया में चल रहा है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया मैप में, तो ये नॉर्थ इंडिया में ये चीज़ चल रही थी। बट अब साउथ इंडिया में क्या चल रहा था इस टाइम पे? अगर मैं साउथ इंडिया की बात करता हूँ तो इसमें गंगा डायनेस्टी, साउथ इंडिया में यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इतना नहीं हुआ इस टाइम पीरियड में, जो 600 से लेके 400 BC का टाइम पीरियड रहा हमारा। तो इसमें गंगा डायनेस्टी साउथ में राज कर रही थी उस टाइम पे। और जो सेकंड रैंक पे बात करता हूँ मैं, कदंबा। और थर्ड पे अमोघ वर्षा। अमोघ वर्षा एक राष्ट्रकूट भी थे, जो मुझे राष्ट्रकूट बोला जाता है। तो ये साउथ में थे। और अगर यहाँ पे कुछ टाइम पे कुछ रिलीजियस मूवमेंट्स हुए थे, जैसे हमने बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, हमने बताया कि हमारा जो सेकंड पार्ट रहेगा आज का, तो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म रहेगा। तो अगर मैं बात करूँ, कुछ इन्वेजन्स भी हुए थे, जो फॉरेनर इन्वेजन हुए थे, मैं उनके बारे में डिस्कस करता हूँ। और जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट अलेक्जेंडर का इन्वेजन था, उसके बारे में हम 5 मिनट डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों हम डिस्कस करेंगे फॉरेन इन्वेजन। ये मगध के टाइम पीरियड की बात कर रहा हूँ मैं। तो इस टाइम पे 2 तरह से फॉरेन इन्वेडर्स थे हमारे पास। जो फर्स्ट थे वो थे ईरानियन,
जिन्होंने इन्वेड किया, ईरानियन, जो इनको हम पर्शियन भी बोलते हैं। जो इनका मेन किंग था ईरानियन और पर्शियन का, वो था डॉरियस। सॉरी, इसकी स्पेलिंग चेक कर लेता हूँ। DARIUS, डॉरियस। जो इसने इन्वेड किया था वो किया था 518 BC में, इंडिया में इसने इन्वेड किया था। और जो जो ईरानियन थे, डॉरियस था, इसका जो मेन इसने इन्वेजन किया था, जो इसका मेन इफेक्ट इंडिया पे क्या हुआ दोस्तों, आपने सुना होगा एक खरोष्टी स्क्रिप्ट के बारे में। लाइक हमने अपने कल के लेक्चर में भी पढ़ाया था कि खरोष्टी स्क्रिप्ट होती है, क्या होती है। तो जो खरोष्टी स्क्रिप्ट है वो ये ईरानियन इस टाइम पे इंडिया में लेके आए थे। तो इंडिया में जो खरोष्टी स्क्रिप्ट है, खरोष्टी, तो इन्होंने इसका इंट्रोड्यूस इन्होंने किया था। और जो खरोष्टी स्क्रिप्ट की एक जो मेन चीज़ है वो क्या है कि ये राइट टू लेफ्ट में लिखी जाती है। जैसे उर्दू लिखी जाती है वैसे ही खरोष्टी राइट से लेफ्ट में लिखी जाती है। तो अगर जो मैं सेकंड टाइप पे इन्वेजन्स की बात करूं, यहाँ पे जो मैसेडोनियन ने, या फिर हम इनको ग्रीक्स भी बोलते हैं, ग्रीक्स ने इन्वेजन्स किए, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रीक था, जिसने मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रीक ने इन्वेजन किया, वो था अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसको बोला जाता है सिकंदर भी बोलते हैं इसको। अलेक्जेंडर द ग्रेट, इसको इसलिए बोला जाता है कि इसने बहुत सारी टेरिटरी, मोस्टली बहुत सारे किंगडम्स पे, इंडिया पे मोस्टली कंप्लीट इंडिया तक पे इसने, जो इस साइड का नॉर्थ वाला पोर्शन था उस तक इसने बना लिया था, अपना राज कर लिया था। जो इंडिया में इसने इन्वेड किया था वो 326 BC, जैसे कि हम अभी डिस्कस किया था, तो 326 में BC किया। अगर मैं आपको इसकी स्टोरी सुनाता हूँ अलेक्जेंडर की, तो क्या हुआ था, इसने सबसे पहले ग्रीक, जो अलेक्जेंडर ने सबसे पहले जो ईरानियन थे, पर्शियन थे, इनके साथ इसका मुकाबला हुआ। तो ग्रीक वर्सेस पर्शियन। तो अलेक्जेंडर ने ग्रीक ने यानी कि पर्शियन से पहले विजय प्राप्त की। फिर उसके बाद ये नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, इसने अपना जो टारगेट था वो इंडिया को टारगेट बनाया। इंडिया को टारगेट बनाने के बाद फिर उसके बाद जो ये एरिया था इंडिया की तरफ, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में इसने कब्जा कर लिया, काबुल हिल पे इसने कब्जा कर लिया। फिर उसके बाद काबुल से बढ़ता हुआ ये जेलम के किनारे आ गया। तो जेलम के किनारे तो तक्षशिला का जो किंग था उसने इसको उसने जो इसके सामने हथियार डाल दिए, मतलब उसके सामने हार गया। बट जो पोरस था, पोरस ने इसको रिफ्यूज़ कर दिया हार मानने से। तो हुआ क्या, वो जेलम के किनारे के वो एक साइड था, वो दूसरी साइड था। बट काफ़ी टाइम उसमें इनको वेट करना पड़ा उसके लिए। बट फाइनली इन्होंने एक ट्रिक से जेलम को पार कर लिया और ये पोरस से जीत गए। बट ये एक महान राजा थे, और एक महान राजा की पहचान होती है कि इन्होंने पोरस को भी एक अच्छी, मतलब जो जैसे एक अच्छा राजा है उसकी तरह ट्रीट किया, उसके साथ अच्छा बिहेव किया। तो ये इन्होंने फाइनली अपना जो एरिया था ये ब्यास तक पहुंच गए थे। बट ब्यास के बाद अभी ये मगध की तरफ पहुंचने ही वाले थे, बट इनकी जो सेना थी वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी और मगध को अटैक करने से उन्होंने मना कर दिया। तो फाइनली इनको वापस इंडिया से उस टाइम जाना पड़ा था। बट इन्होंने दोबारा जो फाइनली एक बार दोबारा इन्वेड किया इंडिया में 325 BC में। अगेन दे दोबारा बैक आए और लास्ट में इन्होंने बेबीलोन के किले तक राज कर लिया था। बेबीलोन में जाके लास्ट में बेबीलोन में इनकी 33 की एज में इनकी 323 में, सॉरी ये 33 एज नहीं थी, तो 323 BC में इनकी डेथ हो गई। तो अभी ये इन्वेजन हमने पढ़े। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है रिलीजियस मूवमेंट्स। तो फ्रेंड्स वैसे तो ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट था, पर अगर मैं रिलीजियस मूवमेंट की बात करूँ तो रिलीजियस मूवमेंट एक एंशिएंट इंडिया का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है और उसमें से क्वेश्चन आना पक्का है, डेफिनेटली क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप उस चीज़ को समझना। जो रिलीजियस मूवमेंट्स हैं हम उनको एक मेथड से पढ़ेंगे, जिस मेथड से हमें, अगर उस मेथड से आपने भी उसको पढ़ लिया और समझ लिया
तो डेफिनेटली आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन कर दोगे और डेफिनेटली आपको उनको हम कंपेयर करके पढ़ेंगे। जैसे मोस्टली इनको कंपेयर करके पढ़ा जाता है बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को, तो हम भी इनको कंपेयर करके पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आप भी एक पेज पे ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं ताकि हम प्रॉपरली इनको वो लिख पाएँ। तो जो फर्स्ट हेडिंग हम बनाएंगे लाइफ का, हम देखेंगे कि बुद्धिज़्म में कौन थे, इनके फाउंडर कौन थे, उनका बर्थ कब हुआ था, उसके बाद उनके फादर माता पिता उनके कौन थे, उनकी शादी कैसे हुई थी। हम इस लाइफ के पीरियड में फिर जैनिज़्म के डिस्कस करने वाले हैं। तो जो बुद्धिज़्म के फाउंडर थे मेनली, उनको गौतम बुद्धा थे, जिनका बर्थ हुआ था 563 BC में। ठीक है फ्रेंड, अगर मैं इनका टाइम पीरियड की बात करूं तो 563 से लेके 483, यानी कि 80 ईयर्स की ये एज जी के गए थे। और उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ जैनिज़्म के जो मेनली फाउंडर थे, जो जैनिज़्म है उसके 24 तीर्थंकर थे। तीर्थंकर थे, जिसमें जो 24th नंबर पे थे और लास्ट तीर्थंकर थे, उनको महावीर बोला जाता है। ठीक है, और जो अगर फर्स्ट इसमें क्वेश्चन में ये भी आ जाता है कि इनके फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे जैनिज़्म के, तो जो इनके ऋषभ देव थे, फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे इनके, ऋषभ देव। और जो 23rd थे ये भी आ जाता है, ये पाशरव देव। पाशरव देव इनके 23rd तीर्थंकर थे। ओके दोस्तों, अगर मैं इनके टाइम पीरियड की बात करता हूँ तो इनका जो बर्थ हुआ था वो 540 BC में हुआ था। महावीर जी का बर्थ हुआ था 540 BC में। लाइक अगर हम कंपेयर करके देखें तो गौतम बुद्ध जी के कुछ साल बाद इनका बर्थ हुआ था। और अगर मैं इनकी लास्ट टाइम की डेथ की बात करूं तो 540 से लेके इन्होंने 468 तक BC तक इनका टाइम पीरियड रहा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बर्थ और हमने दोनों की बर्थ में देख लिया कि दोनों का बर्थ कहाँ हुआ था। अब हम डिस्कस करने वाले हैं इनके जो पेरेंट्स थे उनके बारे में। तो जो इनके फादर थे और ये इनकी मदर थी। जो इनके फादर हैं उनका नाम है सुधोधना, और जो इनकी मदर थी वो थी महामाया। तो हम ऐसे पढ़ेंगे कि सुधोधना और महामाया, तो इनके जन्म लिया बुद्ध ने। ठीक है, और जन्म कब हुआ था हमने देख लिया। और जन्म का जो प्लेस था वो कहाँ पे हुआ था, वो कब हुआ था, जो हुई थी वैशाखा पूर्णिमा के दिन हुआ था। वैशाखा पूर्णिमा के दिन लुम्बिनी नेपाल में एक प्लेस है, उनका बर्थ नेपाल में लुम्बिनी नामक जगह में हुआ था। और जो भी डायनेस्टी आ जाती है वो कहाँ, किस डायनेस्टी में होता, तो शाक्य डायनेस्टी में। शाक्य डायनेस्टी में इनका बर्थ हुआ था।
तो बुद्धिज़्म में बात करें उसके बाद बुद्धिज़्म, बुद्धा को, जो गौतम बुद्धा है, इनका जो बचपन का नाम था उसको सिद्धार्थ, इस साइड मैच हो जाएगा, इस साइड लिख देता हूँ, उनको सिद्धार्थ भी बोला जाता है। और शाक्यमुनि, शाक्यमुनि भी इनका सेकंड नाम बोला जाता है गौतम बुद्धा का। ये भी क्वेश्चन में आ जाता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको इस ब्रीफ से ये करवा रहा हूँ ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से ना रहे, ठीक है। तो और उसके बाद जो ये बुद्धा थे, इनकी जो शादी हुई थी वो हुई थी यशोधरा से। गौतम बुद्धा की शादी यशोधरा से हुई थी और इन दोनों में शादी के बाद इनका बेटा एक हुआ था, राहुल, ठीक है फ्रेंड्स। तो इनके बेटे का नाम था राहुल। आप नोट कर सकते हैं इस चीज को। तो जो इनके कुछ जो टीचर्स थे, मेनली जो इनके फर्स्ट टीचर थे वो थे अलारा कलामा, और जो सेकंड टीचर थे इनके उद्राका रामपुत्रा। इनके सेकंड टीचर थे। तो ये हमने बुद्धिज़्म की लाइफ के बारे में डिस्कस किया। अब हम जैनिज़्म के ऊपर आते हैं, जिसमें हमने डिस्कस कर लिया कि उनका बर्थ कब हुआ था और जो ये 23rd कौन थे और फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे। और अभी हमने पढ़ना है महावीर जी के बारे में, जो 24th तीर्थंकर थे। इनके जो फादर थे वो सिद्धार्था थे। हाँ फ्रेंड ध्यान रखना, ये सिद्धार्था महावीर जी के फादर का नाम था और इवन कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम भी सिद्धार्था था, ठीक है। आप इस चीज़ में कंफ्यूज मत हो ना, इस चीज़ को ध्यान से देख लो। और इनकी जो मदर थी वो थी त्रिशाला, और इन दोनों से महावीर जी हुए। जो महावीर थे उनकी जो शादी हुई थी वो हुई थी यशोदा से। ध्यान रखना, जो गौतम बुद्ध थे यहाँ पे यशोधरा है, यहाँ पे यशोदा है। तो इनकी शादी यशोदा से हुई थी और उनके एक बेटी हुई थी जिसका नाम था प्रियदर्शिनी। प्रियदर्शिनी। और जो प्रियदर्शिनी थी उनकी जो मैरिज हुई थी, उनके जो हस्बैंड थे वो थे जमाली। और जो महावीर जी के फर्स्ट डिसिपल थे वो भी जमाली ही थे। जो महावीर जी के फर्स्ट डिसिपल थे, प्रियदर्शिनी जो उनकी बेटी थी, उनके जो हस्बैंड थे वो ही उनके फर्स्ट डिसिपल भी थे। और अगर मैं बात करूं जो महावीर जी का बर्थ हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, वो हुआ था कुंडग्राम वैशाली में, जो बिहार में है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने इनकी जो लाइफ थी, लाइफ के बारे में डिस्कस कर लिया। तो अभी मैं इनके जो लाइफ के बाद जो इवेंट्स होते हैं बर्थ के बाद, तो इनके जब से इन्होंने क्या किया, जब से इन्होंने मतलब अपने घर को छोड़ा, तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहला पीरियड रहता है इनका महाभीषण कर्मा। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है, महाभीषण कर्मा किस टाइम पीरियड को बोला जाता है। इस टाइम पे जो बुद्ध थे उनकी एज 29 थी और उन्होंने 29 की एज में अपने घर को छोड़ दिया था। तो अपने घर के छोड़ने की
टाइम पीरियड को क्या क्या कहा जाता है, महाविनिशकर्मा टाइम पीरियड। फिर उसके बाद आता है निर्वाणा। निर्वाणा मतलब जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने 49 डेज, जो जब ये 35 की एज के थे तो उन्होंने 49 डेज इन्होंने एक बोधि ट्री के नीचे, एक पीपल के ट्री के नीचे जो बोध गया में इन्होंने एनलाइटमेंट प्राप्त की थी। तो इनके पीरियड ऑफ एनलाइटमेंट को कहा जाता है जो एनलाइटमेंट जो इन्होंने की थी वो निरंजना नदी, जो निरंजना नदी है वहाँ पे बोध गया में इन्होंने प्राप्त की थी। और जो ट्री था इनका वो पीपल का पेड़ था, पीपल के पेड़ के नीचे इन्होंने एनलाइटमेंट प्राप्त की थी। और जो थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है इनमें वो है धर्मचक्र परिवर्तना। धर्मचक्र परिवर्तना। तो फ्रेंड मे भी आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा, परिवर्तना वर्तना यानी कि रोटेटिंग व्हील, इसको रोटेटिंग व्हील भी बोला जाता है। तो इस ये कौन सा टाइम पीरियड था जब बुद्ध ने अपना जो फर्स्ट सरमन दिया था तो सारनाथ में, उसके टाइम पीरियड को इन्होंने बोला गया है धर्मचक्र परिवर्तना। फर्स्ट सरमन कहाँ दिया था इन्होंने, सारनाथ में। और जो लास्ट एक इवेंट माना जाता है वो महापरिनिवारना। ठीक है फ्रेंड, महापरिनिवारना वो पीरियड था जब ये पास अवे हो गए थे, उस पीरियड को इनके महापरिनिवारना बोला जाता है। तो हमने टाइम पीरियड डिस्कस किया है 483 में, 483 बीसी में कुशीनगर, ये कुशीनगर में थे उस टाइम पे, कुशीनगर यूपी में है। तो इस टाइम पे इन्होंने क्या कर लिया था, ये महापरिनिर्वाण हो गए थे। तो कुछ दोस्तों ये आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो इनके लाइफ के टाइम पीरियड हैं, ये याद रखने हैं। जो फर्स्ट है महाविनिशकर्मा, यानी कि जब इन्होंने अपने घर को छोड़ा था एट द एज ऑफ 29। और जो सेकंड चीज़ है जो इन्होंने निवारणा की थी वो एट द एज ऑफ 35 इन्होंने की थी, जो ये 49 डेज एक पीपल के पेड़ के नीचे निरंजना नदी के बैंक पे, तो इन्होंने 49 डेज एनलाइटमेंट प्राप्त, 49 डेज तपस्या की थी तो एनलाइटमेंट हुआ था। और जो थर्ड है इनका धर्मचक्र परिवर्तन पीरियड बोला जाता है, जब इन्होंने फर्स्ट सरमन, जो इनका फर्स्ट सरमन, ये क्वेश्चन आ जाता है कि इन्होंने कहाँ दिया था अपना, ये फर्स्ट सरमन इन्होंने सारनाथ में दिया था। और जो लास्ट सबसे लास्ट है वो है महापरिनिवारना, उनकी जो डेथ का टाइम पीरियड है उसको बोलते हैं 483, उस इवेंट को बोला जाता है जो कुशीनगर यूपी में हुई थी। और दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं इसके, जो इंपॉर्टेंट सिंबल मैं अभी आपको बताऊंगा, तो आपको ये इंपॉर्टेंट सिंबल जरूर याद रखना है कि इनके लाइफ के कौन सा सिंबल किस टाइम पीरियड से बिलोंग करता है। तो देखना, एक तो जो फर्स्टली सिंबल है लोटस या बुल का, तो जो इनका बर्थ हुआ था ना फ्रेंड्स, बर्थ से बिलोंग करता है। एक सिंबल है वो है लोटस का या बुल का, तो वो बर्थ से रिलेट करता है इनके। तो कोई भी अगर आपसे पूछे कि लोटस या बुल का सिंबल, वो आपके किन से रिलेट करता है, उनके महात्मा बुद्ध के बर्थ से। और जो महाविनिशकर्मा है जिनके इन्होंने घर छोड़ा था, तो जो हॉर्स है, जो हॉर्स है वो डिनोट करता है इनके घर छोड़ने को। मे भी हॉर्स पे गए थे तो इसीलिए इनको हॉर्स ये सिंबल को बोला जाता है। और जो निर्वाणा है, निर्वाणा इन्होंने जैसे एनलाइटमेंट लिया था तो इसको हम सिंबल दिया है बोधि ट्री। बोधि ट्री जो सिंबल है वो निर्वाणा के लिए यूज किया जाता है। और धर्मचक्र के लिए लाइक व्हील जो सिंबल है वो धर्मचक्र के लिए यूज किया जाता है। और जो लास्ट में इनका प्रण निवारणा है वो स्तूपा,
जहाँ पे बुद्ध के रेलिक्स रखे जाते हैं। तो जो स्तूपा है वो सिंबल बुद्ध के लास्ट इस टाइम पीरियड को दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम जैनिज़्म की बात करेंगे कि जैनिज़्म ने भी ऐसा ही सेम कुछ किया था। तो इन्होंने जो इनकी एज थी 29, इनकी एज थी 29 और इनकी एज थी 30। ये इन्होंने एट द एज ऑफ 30 अपना घर छोड़ा था। जैसे इनको महाविनिष्कर्मा कहा जाता है घर छोड़ने को, तो इन्होंने भी अपनी एस्थेटिक लाइफ स्टार्ट कर दी थी घर छोड़ने के बाद। और जो सेकंड इवेंट, जैसे इसमें निर्वाणा बोला जाता है, तो इनको जो सेकंड इवेंट हुआ था इनका, तो इनको निर्वाण की जगह इनको बोला जाता है ऋजुपालिका। जो इन्होंने एनलाइटनमेंट ली थी वो इन्होंने ऋजुपालिका जो रिवर थी उसके बैंक पे ली थी इन्होंने, ऋजुपालिका रिवर के बैंक पे जो निर्वाणा एनलाइटमेंट ली थी। और जो इनका ट्री था वो याद रखना डिफरेंस, वो साल ट्री था। जैसे बुद्धिस्ट का पीपल का ट्री था, तो इनका उस टाइम पे साल के ट्री के उसमें इन्होंने वो ली थी। और जो फर्स्ट सरमन इन्होंने दिया था, जो अपना 3rd नंबर पे हमने इन्होंने फर्स्ट सरमन सारनाथ में दिया था, तो इनका जो फर्स्ट सरमन था वो पबना में इन्होंने दिया था। जो उनके 11 डिसिपल थे उस टाइम पे, उनको दिया था। तो पबना में, PABVNA, पबना में इनके 11 डिसिपल को इन्होंने अपना जो फर्स्ट सरमन दिया था। और उसके बाद बात करूं एट द एज ऑफ 72, 468 में ये 80 की एज में हुए थे, और ये 72 ईयर्स की एज में 468 BC में ये पास अवे हो गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने इसमें अभी लाइफ के साथ इनके जो कुछ इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड्स थे वो भी हमने डिस्कस कर लिए। अब हम डिस्कस करेंगे इनकी काउंसिल्स। तो मैं इनको रब कर देता हूँ। फ्रेंड, ये टॉपिक ऐसा है, इसमें से एक क्वेश्चन पक्का है, तो आपको बिल्कुल ही इस टॉपिक में बोर भी नहीं होना है। और इवन कि जिस वे में मैं बता रहा हूँ आपको तो बहुत अच्छा आई थिंक समझ में भी आ रहा होगा। और ये जो चीज़ है आप ये मत देखना ये बहुत ही लंबा जा रहा है, क्योंकि अगर आप ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही अच्छे से कर जाते हो तो एटलीस्ट आपके 4 to 5 मार्क्स पक्के हो जाएंगे सिर्फ एक टॉपिक की वजह से। तो इसको बड़े ही ध्यान से सुनना और बहुत ही अच्छे से इसके नोट्स भी बनाना। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे काउंसिल्स। जो बुद्धिज़्म की थी वो 4 काउंसिल्स हुई थी, और जो जैनिज़्म थे इनकी 2 काउंसिल्स हुई थी। इनके टाइम पीरियड और इनकी लोकेशंस के बारे में आ जाता है। तो जो बुद्धिज़्म की फर्स्ट काउंसिल हुई थी वो हुई थी 483 में, सेकंड हुई थी 383 में, थर्ड हुई थी 250 में, फोर्थ हुई थी 98 में। ये सारे BC के इवेंट्स हैं। ये AD में हुई थी, 98 है AD में। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा कि ये काउंसिल कब हुई और किन के टाइम पीरियड पे हुई। हमने 2 काउंसिल तो अभी डिस्कस की थी अभी। तो जो फर्स्ट काउंसिल थी इनकी, जो बुद्धिज़्म की 483 BC में हुई थी, तो ये हुई थी अजात शत्रु के टाइम पे। हमने पढ़ा था हरंक्य डायनेस्टी का जो सेकंड रूलर था बिंबिसार के बाद अजात शत्रु, उसके टाइम पीरियड पे इसकी 483 में काउंसिल हुई थी। अजात शत्रु के टाइम पे हुई थी। और कहाँ पे हुई थी उस टाइम पे? मगध की कैपिटल क्या थी? राजगृह। तो उस वहाँ पे हुई थी। और जो 383 है इसमें हमने सेकंड काउंसिल डिस्कस की थी कि जो हमारे शुंगा डायनेस्टी के थे काला अशोक, काला अशोक के टाइम पे ये सेकंड काउंसिल हुई थी। और इस टाइम पे मगध की कैपिटल थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में इसकी वो हुई थी। और जो फ्रेंड्स इसमें जो थर्ड नंबर पे 250 में हुई थी वो सॉरी उस टाइम पे कंफ्यूज हो गया यही चीज़ कि इस टाइम पे कैपिटल क्या थी इनकी? वैशाली कैपिटल थी इस टाइम पे, वैशाली।
तो जो थर्ड था ये हुई थी अशोक के टाइम पे। अशोक के टाइम पे इनकी काउंसिल हुई थी, उस टाइम हुई थी पाटलिपुत्र में। और जो इनकी फोर्थ 90 एडी में काउंसिल हुई थी वो इनकी कुशाना के टाइम पे, कनिष्क के टाइम पे हुई थी कश्मीर में। कश्मीर में, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर हम बात करें जैनिज्म की काउंसिल की, इनकी 2 काउंसिल हुई हैं, एक 300 BC में जो चंद्रगुप्त के टाइम पे हुई थी, और एक हुई थी 512 AD में। जो 300 में हुई थी वो चंद्रगुप्त के टाइम पे हुई थी, और वो भी पाटलिपुत्र में हुई थी। और जो 520 में हुई थी ये बलावी में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम थर्ड चीज पढ़ेंगे इनकी डॉक्ट्राइन। तो जो डॉक्ट्राइन थी, ये सेकंड की हमारी डॉक्ट्राइन, ये किस चीज़ को फॉलो करते थे, इनके क्या प्रिंसिपल्स है, इसमें हम ये सब पढ़ने वाले हैं। जो बुद्धिज़्म है सबसे पहले उनके देखेंगे। तो बुद्धिज़्म के त्रिरत्नास ऑफ बुद्धिज़्म बोला जाता है। आप उनको हमेशा याद रखना कि त्रिरत्नास ऑफ बुद्धिज़्म क्या है। ये बहुत बार क्वेश्चन में आ जाता है कि त्रिरत्नास ऑफ बुद्धिज़्म क्या है। त्रिरत्नास, तीन रत्न है जो बुद्धिज़्म के, वो है बुद्धा, धामा और संगा। इनका अपना एक मीनिंग है। जो बुद्धा का मीनिंग है उसका मतलब है एनलाइटमेंट। लाइक आपको मेडिटेशन करना है, तपस्या करनी है तो एनलाइटमेंट लेनी है। उसके बाद धर्मा, धर्मा का अर्थ है एनलाइटमेंट लेने के बाद जब हमने नॉलेज ले ली तो नॉलेज का हमने धामा, धामा मतलब है नॉलेज। तो एनलाइटमेंट लेके हमने उसके बाद डॉक्ट्राइन, जिनकी जो हमें नॉलेज आ गई, हमारे पास जो प्रिंसिपल्स है एनलाइटमेंट के बाद हमें वो डॉक्ट्राइन बनानी है और उसको लोगों में, संघा का मतलब उसको लोगों में शेयर करना है, लोगों में प्रचार करना है। तो इनको त्रिरत्नास ऑफ बुद्धा बोला जाता है, जिसमें आप लिखोगे बुद्धा, धामा और संघा। ठीक है, ये इसका मतलब होता है एनलाइटमेंट, इसका मतलब होता है डॉक्ट्राइन, इसका मतलब होता है आगे उसको प्रचार करना, इनके संघा करना। और जो बुद्धिज़्म है इनको 4 नोबल ट्रूथ भी है एक बुद्धिज़्म के जो डॉक्ट्राइन में आते हैं, उनको भी आप ध्यान में रखना। 4 नोबल ट्रूथ, जो बुद्धिज़्म के 4 नोबल ट्रूथ हैं, इसमें जो फर्स्ट है वो क्या बोलता है, लाइफ इज फुल ऑफ सोरो। लाइफ दुखों से भरी हुई है। बट जो दूसरा है ट्रूथ वो कहता है कि देयर इज अ कॉज, यहाँ पे कॉज है दुख होने का। और जो थर्ड बोलता है कि उस कॉज, उस सोरो को स्टॉप किया जा सकता है, सोरो विल बी स्टॉप्ड। चौथा इसमें बताता है कि उसको हम कैसे स्टॉप कर सकते हैं, उसको स्टॉप कर सकते हैं एक पाथ पे चल के, देयर इज ए पाथ। ठीक है, उसमें उस पे चल के हम उस पाथ पे, कौन से पाथ की बात कर रहे हैं, एनलाइटमेंट के पाथ की बात कर रहे हैं, मेडिटेशन की बात चल रहे हैं। तो उस पे चल के हम लोग इन दुखों को निवारण कर सकते हैं। और अब मैं बात करूं डॉक्ट्राइन ऑफ जैनिज्म की। तो फ्रेंड्स, बुद्धिज़्म के साथ साथ जैनिज्म के भी तीन इसकी डॉक्ट्राइन में वो हैं 3 जेम्स। 3 जेम्स है जैनिज्म के। ठीक है, तो 3 जेम्स में कौन कौन से जेम्स आते हैं, इसमें आता है, इसमें जेम्स मतलब 3 रत्न, एक तरीके से वो 3 रत्न ही है इनके भी जैनिज्म के। वो है श्रद्धा, जन और कर्म। फर्स्ट बोला जाता है श्रद्धा, जिसको बोलते हैं हम फेथ।
हमें किसी भी चीज़ पे फेथ करना है सबसे पहले, फिर जनन यानी कि उस चीज़ की नॉलेज लेनी है, फिर उसके बाद कर्म, कर्मा यानी कि हमें उसके एक्शंस, हमने उसके ऊपर एक्शंस करने हैं। और जो इसमें उसके बाद इनके भी 5 बो हैं जिनको बोला जाता है 5 बोज ऑफ जैनिज्म। फाइव बो ऑफ जैनिज्म। तो फ्रेंड्स जो ये 5 बोज थी, इसमें जिनके फर्स्ट तीर्थंकर थे तो उन्होंने 4 बो ही दी थी, पर जो महावीर जी हैं इन्होंने एक लास्ट वाली वो अपनी ऐड भी की है। तो 5 बो में क्या क्या है इनके, अहिंसा, सत्य, असीत्या, इसका अर्थ होता है नॉन स्टीलिंग यानी कि चोरी नहीं करना, अपरिहारा, फिफ्थ है ब्रह्मचर्य। अपरिहारा का मतलब होता है जो पोसेशंस हैं उनसे मुक्ति, हमारी जो पोसेशंस हैं हमारी किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग हमारा लगाव है उससे मुक्ति को हम क्या बोलते हैं, अपरिहारा। तो अभी हमने इसके 3 डॉक्ट्रिन डिस्कस किए, उसके बाद आते हैं इनके टेक्स्ट। तो दोस्तों बस थोड़ा सा ही रह गया, आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा, आप कर लो इसको फटाफट। इसके बाद हम टेक्स्ट पढ़ने वाले हैं कि इन दोनों के टेक्स्ट में क्या डिफरेंस था, और टेक्स्ट के बाद हम पढ़ेंगे इनके सेक्शंस के बारे में, जो इनका लास्ट पार्ट ही है लगभग। हमारा लेक्चर जल्दी ही एंड हो जाएगा। अच्छा, तो बात करते हैं इनके टेक्स्ट की। जो लैंग्वेज ये मोस्टली यूज़ करते थे टेक्स्ट के लिए वो ये थे इनके, जो बुद्धिज़्म के थे 2 लैंग्वेज इन्होंने यूज़ की हुई हैं, एक तो पाली टेक्स्ट है और इनके संस्कृत टेक्स्ट हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो 2 टेक्स्ट आपको इसमें याद रखने हैं। जो इनके थे वो प्राकृतिक लैंग्वेज में, प्राकृत टेक्स्ट है इनके, ये चीज़ आपको एक ओवरव्यू में याद रखनी है। तो जो पाली थे इनकी जो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है बुद्धिज़्म की, जिनको बोला जाता है त्रिपिटका। ये क्वेश्चंस बहुत बार आता है कि त्रिपिटका किन की बुक है, ये बुद्धिज़्म के रिलेटेड बुक है, आप याद रखना। और जो एक और बुक है उसका नाम है मिलिंद पानो। ये जो किंग मिलिंद था और बुद्ध थे, उनके डिस्कशंस के बारे में इस बुक में लिखा गया है। जब वो एनलाइटमेंट कर रहे थे, वो अपनी बेटियों के साथ आया था उनको उनका ध्यान भंग करने, तो उस बेसिस पे ये लिखा, जो मेडिटेशन कर रहे थे तो उनके डायलॉग्स के बारे में मिलिंद पानो में लिखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे सेक्शंस ऑफ बुद्धिज़्म। जो सेक्शंस थे, तो जो बुद्धिज़्म था वो मेनली जो डिवाइड किया हुआ था वो मोस्टली 2 सेक्शन में डिवाइड कर रखा था बुद्धिज़्म को ही। पहले थे हीनयान, उसको बोला जाता है, दूसरे को महायान। हीन मतलब लेसर और महा मतलब मोर। तो हीनयान को जो लेसर, जो इनको ऐसे समझा जाता था वो लेसर व्हीकल्स के पार्ट हैं, और जो मोन था वो सुपीरियर व्हीकल्स के पार्ट इनको माना जाता था। तो इनकी जो आइडियोलॉजी थी इनमें कुछ बहुत ही डिफरेंस थे कुछ। तो जो इनका बिलीव थे, वो बिलीव क्या थे, अगर मैं पहले बिलीव की बात करूं, जो बिलीव थे, ये बिलीव करते थे कि मेडिटेशन, ये बिलीव मेडिटेशन में करते थे, और ये कहते थे कि अगर टीचिंग, जैसे जो बुद्धिज़्म है उनकी टीचिंग्स में जो उन्होंने बोला है उनको, उनमें बिलीव था इनका। और जो ये थे जिनका बिलीव था जो हेवनली चीज़ें हैं, मतलब कोई
अंतरिक्ष शक्ति है, उसके थ्रू हम कुछ भी जो हमें अचीव करना है एनलाइटमेंट, ये कहते थे कि हम टीचिंग्स के थ्रू अचीव कर सकते हैं। और ये कहते थे हम हेवनली, यानी कि कोई जादू से वो चीज़ कर दी जाएगी और वो हो जाएगा। और जो अगर सेकंड बिलीव की बात करूं तो ये आइडियल वर्शिप में बिलीव नहीं करते थे, और ये लोग थे आइडियल वर्शिप में बिलीव करते थे। ठीक है। अगर मैं बात करूं सैल्वेशन की, सैल्वेशन लेने का अपना अपना तरीका है इनका। जो इनका तरीका था सैल्वेशन लेने का, वो ये सोचते थे कि मेडिटेशन के थ्रू सैल्वेट हुआ जा सकता है। सैल्वेशन क्या होता है? सैल्वेशन होता है लाइक का मोक्ष, मोक्ष लेने का जो तरीका है ये कहते थे कि मेडिटेशन के थ्रू हुआ जा सकता है। और जो ये सोचते थे कि सैल्वेशन सिर्फ बुद्धा दे सकता है, जब बोधिसत्व हैं वो दे सकते हैं, क्योंकि उनमें कोई पावर है डायरेक्ट, वो डायरेक्ट दे सकते हैं। इनका मेथड था कि हम मेडिटेशन करेंगे तो मेडिटेशन के थ्रू ही हम सैल्वेट हो सकते हैं। और जो अगर मैं लैंग्वेज की बात करूं तो इनकी जो मोस्टली लैंग्वेज थी तो ये पाली लैंग्वेज यूज़ करते थे, और ये संस्कृत लैंग्वेज यूज़ करते थे। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर मैं बात करूं उसके रिलीजन की, तो जो अगर रीज़न की बात करता हूँ, सॉरी रिलीजन की नहीं, रीज़न की बात करते हैं। रीज़न ये कौन से एरिया में, कौन से, ये नॉर्थ इंडिया में था और ये हमारा साउथ इंडिया में था। ठीक है। इनसे हटके फ्रेंड्स बुद्धिज़्म के अगर मैं सेक्शंस की बात करूं तो इसमें कुछ बोधिसत्वा भी बोला जाता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ इनके सेक्शंस का, टेक्स्ट हमारी होगी। सेक्शंस अगर मैं बात करूँ तो बोधिसत्वाज होते हैं इनके। जो बोधिसत्वाज उनको बोलते हैं जो बुद्ध के उस पर चलते हैं, पूरा उनको फॉलो करते हैं, बोधिसत्वाज। जिनके साथ अगर हम एंशिएंट आर्ट में देखेंगे तो उनकी फोटोज भी हैं। यहाँ पे दो बोधिसत्वाज मेनली फेमस हैं, वज्रपानी और पद्मपानी। ये दो बोधिसत्वास के नाम हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है कि बुद्ध के जो बोधिसत्व हैं दो, वो कौन कौन से हैं। एक है वज्र, वज्र मतलब जो हाथ, जैसे इंद्र का वज्र होता है ना, तो वो इंद्र के वज्र से हाथ वाला वज्र, इसके हाथ में वज्र है। और इनके पद्म, पद्म का मतलब होता है फूल, जो कमल का फूल है वो पद्म, इसमें पद्म पानी इसमें लिया गया है। और अगर मैं बात करूँ इनकी जैनिज्म की, ये सेक्शंस की बात हो रही है, जैनिज्म के सेक्शंस की बात करूं तो ये दो पार्ट में डिवाइड थे। जो फर्स्टली है, सेक्शन करेंगे तो इनके फर्स्टली को बोला था श्वेतांबर, दूसरों को बोला था दिगंबर। तो कुछ स्टोरी इनकी ऐसी है कि जब नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी थी, बहुत ज़्यादा यहाँ पे गर्मी हो गई थी, तो कुछ लोगों ने डिसाइड किया कि वो साउथ में चले जाएंगे, साउथ में जाके रहेंगे। बट कुछ ने डिसाइड किया कि हम लोग यहीं रहेंगे। तो जो यहीं रहने वाले थे वो श्वेतांबर थे, जो नॉर्थ में ही रहे। श्वेतांबर इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये वाइट क्लॉथ्स पहनते हैं इनको, तो इसलिए इनको श्वेतांबर भी बोला जाता है। और जो ये नेकेड रहते थे, ये नेकेड, तो इनको गर्मी इनको ज़्यादा वैसे भी नहीं ज़्यादा लगती, तो ये साउथ में चले गए, तो ये इनको बोला जाता है दिगंबर। अब हमसे पूछा जाता है कि श्वेतांबर थे वो कौन थे और दिगंबर हैं वो कौन है। और जो मेनली नाम लिया जाता है कि इनका, जो दिगंबर थे, भद्रबाहु। जो चंद्रगुप्त के साथ मिलके जो साउथ में गए थे, ये भद्रबाहु थे। क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है, ये आया हुआ ऑलरेडी क्वेश्चन कि साउथ में कौन गया हुआ था, भद्रबाहु गए हुए थे। और जो नॉर्थ के थे, जो श्वेतांबर, एक स्थूल भद्रा, मैं स्पेलिंग चेक कर लेता हूँ इसके, STHUL, स्थूल, STHUL, स्थूल भद्रा, यहाँ लिख देता हूँ। जो स्थूल भद्रा, जो श्वेतांबर्स को बोला जाता है। और अब हम जो इसी पार्ट में, सेक्शन में डिवाइड करते हैं कि इनके भी कुछ प्रिंसिपल्स थे, जैसे इनकी टीचिंग्स वगैरह के ये प्रिंसिपल्स थे। तो इनके भी 4 प्रिंसिपल मेनली बोले गए हैं।
फर्स्ट में क्या था कि ये वेदास को डिनाई करते थे, वेदास को मानते नहीं थे। सेकंड, ये गॉड को भी डिनाई करते थे, ना इन्होंने गॉड में इनको बिलीव नहीं था। ये कर्मा में बिलीव करते थे, बिलीव इन कर्मा एंड ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, और आत्मा के ट्रांसमाइग्रेशन, जिनके एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने में बिलीव करते थे। और जो इनका ग्रेट एम्फेसिस, जो यानी कि जो ग्रेट ये एम्फेसिस देते थे, इक्वालिटी को देते थे। जो इक्वालिटी पे इनका बहुत अच्छा मतलब एम्फेसिस था। तो फ्रेंड, ये हमने डिस्कस किया इनके सेक्शंस ऑफ बुद्धिज़्म। अभी जो इनका लास्ट हमारा पार्ट बच जाता है इसमें बुद्धिज़्म में, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर। तो हमारा ये लास्ट पार्ट है, बस लेक्चर 5 मिनट में ओवर होने वाला है, तो आप चिंता मत करें। मानता हूँ गर्मी है, इवन कि मुझे भी लेक्चर रिकॉर्ड करते टाइम बहुत पसीने आ रहे हैं। फ़ैन मैं ऑन नहीं कर सकता यहाँ पे, क्योंकि फिर माइक में साउंड आपको क्लियर नहीं आएगी, तो इस वजह से मुझे विदाउट फ़ैन ये लेक्चर बनाना पड़ता है। अच्छा फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ बुद्धिज़्म आर्किटेक्चर की और जैनिज़्म आर्किटेक्चर की, ठीक है। तो जो बुद्धिज़्म आर्किटेक्चर है, इनके मेनली 3 पार्ट माने जाते हैं, स्तूपा, चैत्य, बिहारा। मैं क्लियर करता हूँ आपको, CHAITYA, चैत्य, बिहारा। तो स्तूपा किनको बोला जाता है, यहाँ पे बुद्ध के रेलिक्स रखे जाते हैं, उनको हम बोलते हैं स्तूपा। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, तो इस क्वेश्चन पे बहुत ध्यान देना कि स्तूपा किनको बोला जाता है। यहाँ पे बुद्धिस्ट के रेलिक्स रखे जाते हैं। और चैत्य क्या बोला जाता है, जो प्रेयर हॉल्स हैं उनको चैत्य बोला जाता है। और यहाँ पे बोधिसत्वा रहते हैं, रेजिडेंस हैं उनके, तो उनको क्या बोलते हैं हम, बिहारा बोला जाता है। तो जो और मेनली कुछ श्राइन्स हैं इनके, जो हॉली प्लेसेस है बुद्धिज़्म के रिलेटेड। तो सबसे पहले श्राइन कौन सी है, बोध गया, यहाँ पे बुद्ध का बर्थ हुआ था। उसके बाद बात करेंगे हम सारनाथ, बुद्ध ने जो सारनाथ में सबसे पहले श्राइन्स में जिन बर्थ नहीं बुद्धिज्म, यहाँ तो एनलाइटमेंट हुई थी, यहाँ पे फर्स्ट सरमन दिया था। फिर कुशीनगर, यहाँ पे इनकी डेथ हुई थी। जो फर्स्ट है वो है लुम्बिनी, यहाँ पे बर्थ हुआ था नेपाल में, ठीक है। ये 4 श्राइन्स हैं इनकी, जो बुद्धिज्म में श्राइन मानी जाती है। और अगर हम बात करते हैं जैन आर्किटेक्चर की, जैन आर्किटेक्चर में सबसे पहले हम गुम्फास देखते हैं। गुम्फास क्या होता है, इंग्लिश में हम जिनको बोलते हैं केव्स। तो केव्स में इनके आर्किटेक्चर में बहुत सारी केव्स हैं। एक जो हाथी गुम्फा, जो मेनली केव है, क्वेश्चंस में आगे आपने देखी होगी, ये हाथी गुम्फा केव, जो कौन से किंग के टाइम पे बनी थी, ये कारवेला की टाइम की है। और जो सेकंड चीज़ इसमें देखते हैं हम इनके आर्किटेक्चर में, वो है दिलवारा टेम्पल। अच्छा दोस्तों, दिलवारा टेम्पल एक फेमस जैन टेम्पल है। ये क्वेश्चन में आ जाता है कई बार कि दिलवारा टेम्पल किस रिलीजन को बिलोंग करता है। तो ये एक जैन टेम्पल है, दिलवारा टेम्पल। तो ये कहाँ पे है, माउंट आबू में। और जो थर्ड इनका आर्किटेक्चर है वो है गौतमेश्वर का जो स्टैचू है, जिसको हम बाहुबली का स्टैचू भी बोलते हैं। बाहुबली तो सबने देखी होगी। उनका जो स्टैचू है वो भी जैनिज्म से बिलोंग करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो आज का हमारा पोर्शन था वो हमने कंप्लीट कर दिया है। बट लास्ट में मैं आपको एक रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगा कि रिक्वेस्ट ये है कि जो आज का लेक्चर था वो आप बहुत ही ध्यान से इसको नोट कर लें कहीं पे, और इसको रिवाइज ज़रूर करते रहें रेगुलरली।
और रेगुलर रिवाइज करने से क्या होता है कि हमारे जो एक शॉर्ट टर्म मेमोरी में से जो चीज़ होती है वो लॉन्ग टर्म में चली जाती है और हमारे हमेशा के लिए याद हो जाती है। अगर आपको फिर भी कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो आप ज़रूर उसको लाइक कर सकते हो और कमेंट भी कर सकते हो। अगर नहीं अच्छा लगता तो आप बेझिझक डिसलाइक करके कोई भी सुजेशन हमें दे सकते हो। तो इस चीज़ में ये क्योंकि ये चैनल मैंने खुद के लिए नहीं, हम सबके लिए बनाया है। और जो एजुकेशन का मेन मोटो है हमारा, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो बांटने से बढ़ती है, तो आप उस चीज़ के ऊपर भी आप देखना कि अगर किसी को पढ़ाया जा सकता है तो हम देश की डेवलपमेंट में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जय हिंद।